कर रही है, लेकिन शुभम भट्टाचार्य जो बहुत सारे बड़े इश्यूज हैं वो सप्लाई साइड पर हैं, चाहे वो चाइना फैक्टर हो, चाहे ग्लोबल अनसर्टेनिटी हो, कोविड। अब मैं कहूँगा चलिए उतना बड़ा कंसर्न फिलहाल तो नहीं दिख रहा, हालांकि गया तो नहीं है वो फिर भी, लेकिन दुनिया में लड़ाइयाँ चल रही हैं और जियोपॉलिटिकल स्थिति अभी भी स्टेबल नहीं है, बहुत ही अनसर्टेन है। तो उस सप्लाई साइड वाली चीज़ को आप कैसे मैनेज करेंगे, नंबर वन। नंबर टू, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्रूड का। अभी भी हालांकि आरबीआई ने जो अपने सारे एस्टिमेट किए हैं वो $95 पर बैरल पे किए हैं। उम्मीद तो कर रहे हैं कि 70 पे आए, लेकिन हाँ, वो 70 कितने दिन टिकेगा नहीं टिकेगा, और जो अनसर्टेनिटीज हैं उसको देखते हुए तो कुछ भी हो सकता है। तो उस चीज को कैसे टैकल किया जाएगा, मतलब मैं इसे आरबीआई के हिसाब से भी पूछूं या सरकार के हिसाब से भी पूछूं? देखिए, जो बाहर में जो सप्लाई अनसर्टेनिटी है, आपने बहुत सही पूछा है कि इनके ऊपर क्या रवैया रहना चाहिए। इस पर मेरा पॉइंट यह है कि इस पर कोई रवैया ना भारत सरकार ना आरबीआई के ऊपर कुछ अपना पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि जो कैलकुलेट आप नहीं कर सकते उस पर आप क्या पोजीशन लेंगे। सप्लाई कहीं पे बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, या कहीं पे कोविड जैसे चीज, या कोई युद्ध की वजह से, इसका तो कोई फैक्टरिंग हो ही नहीं सकता ना। और आप इसको कुछ पोजीशन ले भी नहीं सकते। आप सिर्फ यही कर सकते हैं कि इकोनॉमी का हालत इस तरह से रहे कि कोई शॉक अगर बाहर से आए तो वो शॉक को कितनी अच्छी तरह से सोक इन कर सकता है। और फिर भारत सरकार और आरबीआई का दोनों का पोजीशन यही कि वो अपनी तरह से फिस्कल कंसोलिडेशन, इसलिए आप जो बता रहे हैं उससे और भी जाहिर होता है कि फिस्कल कंसोलिडेशन इसलिए बहुत जरूरी था कि अचानक कोई अगर डिस्ट्रप्शन आए तो उस डिस्ट्रप्शन से हमारे जो बैलेंस है, फिस्कल बैलेंस है, वो टूट ना जाए। तो वो एक तरफ रहा। दूसरी तरफ आरबीआई भी इसी तरह से, इसलिए अगर आप देखें तो आरबीआई का भी कहना है कि इस माहौल में हम किस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करके आगे चले, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने से ये जरूर है कि प्रोडक्शन बढ़ सकेगा, ग्रोथ में इजाफा हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी खतरनाक चीज है कि इन्फ्लेशन आम जनता और खासकर लोअर इनकम ग्रुप्स के लिए एक टैक्स है, और वो टैक्स अगर गरीबों को चुकाना पड़े तो मुद्रास्फीति का वो इफेक्ट में लोगों का रवैया क्या रहेगा। ज्यादा सोशल डिस्टर्बेंस होंगे, ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगे। इसलिए आरबीआई का कहना है कि हम किसी भी हालत में हम इन्फ्लेशन को हम बढ़ने नहीं देना चाहते। हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन कम हुआ है, लेकिन पूरी तरह से इन्फ्लेशन में सच में एक डाउनवर्ड ट्रेंड जब तक एस्टेब्लिश ना हो जाए तब तक कहते हैं हम कंट्रोल से हम राह से हटा नहीं सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आज भी एक जो सर्वे आरबीआई ने ही निकाला है, जो इसको ओबिकस सर्वे बोलते हैं, उस ओबिकस सर्वे का डेटा क्या कह रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करीब 74% हुआ है फ्रॉम 72.4% इन द प्रीवियस क्वार्टर। यानी कि जो ग्रोथ में भी जो चेंजेस आ रहे हैं वो अभी द बेटर पार्ट इज स्टिल आगे। तो आरबीआई स्टिल हैज द टाइम कि इसको एडजस्ट कर ले, इन्फ्लेशन में रुकावट जो अगर उसको अगर सीमित करे तो यही एक मौका है। इसके बाद जब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और बढ़ जाएगा तो उस वक्त आरबीआई के लिए मुश्किल हो जाएगी इन्फ्लेशन को और ग्रोथ को बैलेंस करने में। अभी फिलहाल डेटा से तो खास लग नहीं रहा है कि बहुत ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में एक्सपेंशन हो रहा है। होगा जरूर, क्रेडिट का जो जितना हमें ऑर्डर्स दिख रहे हैं की बढ़ रहा है, जैसे न्यू ऑर्डर्स रिसीव मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज वर क्लोज टू देयर लेवल्स इन द प्रीवियस क्वार्टर एंड but they're substantially higher than that in the corresponding quarter a year ago. इसलिए ग्रोथ का जैसे कहते हैं एक जैसे कहते हैं लहर आ रहा है, तो जब आ जाएगा तो तब आरबीआई विल बी इन अ पोजीशन टू, मतलब आरबीआई को डिफिकल्ट पोजीशन हो जाएगा इन्फ्लेशन को कंट्रोल